ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और साक्षात मुकेश के साथ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम अत्यंत विशेष होने वाला है क्योंकि आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश भाजपा का एक जाना माना चेहरा है और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। संगठन में बड़े लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया और उसके बाद 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी में बतौर विधायक चुन के आए। उनको टिकट मिला और उन्होंने 5 साल अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य भी किया, लेकिन उसके बाद 2022 में उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बात यह नहीं है कि 2022 में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हायरी किस्मत, जिसको किस्मत कहते हैं ना, उन्होंने सेवा भाव से अपना काम तो किया, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर वो किस तरीके से बेगाने हो गए उसका साक्षात उदाहरण है हमारे आज के मेहमान। आज उनको पार्टी ने जिस तरीके से, हालांकि संगठन में तो बहुत बड़े पद पर हैं, लेकिन उनके ही क्षेत्र की जनता ये कहती है कि पार्टी ने जिस तरीके से उनको निर्वासित कर दिया उसमें उनको बेगानों से ज्यादा अपनों से शिकायतें होनी चाहिए। यानी कि उनका जब पार्टी में नवरत्न आए तो उनमें से उनके कोप भाजन का शिकार ये विधायक, पूर्व विधायक महोदय भी हुए और अपनी ही पार्टी में किस तरीके से साइडलाइन कर दिया जाता है और तब क्या विचार आते हैं वो इस व्यक्ति ने अच्छी तरह से अनुभव किया होगा। लेकिन साधुवाद देना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व को। उसके बाद भी जहां दूसरे उम्मीदवार कह रहे थे मैं आजाद लड़ूंगा, मैं तरह तरह की घोषणाएं कर रहे थे, वहीं इस व्यक्ति ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी मेरी मां, मुझे जो भी कुछ भी आज तक पार्टी ने बनाया वो केवल पार्टी के कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, और अगर पार्टी निर्णय ले रही है कि मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा तो मैं पार्टी के उस निर्णय के आगे अपना सिर झुकाता हूं, उस निर्णय को स्वीकार करता हूं और तन मन धन के साथ उस दूसरे उम्मीदवार के प्रचार में जुट गए जो कभी उनके ओपोनेंट थे या कभी उनके विरोधी थे और उन्होंने उनको हराया। आप खुद समझ सकते हैं, आप किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके कार्यकर्ता किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि वही विरोधी आपके सर पे बिठा दिया जाता है जिससे कल तक आप विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और उसके बाद आपको यह कहा जाता है कि इसका झंडा डंडा उठा करके इसकी जिंदाबाद के नारे लगाओ। तो कार्यकर्ता के मन में क्या गुजरता होगा वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन आज इसी दंश को झेलने वाले वो महोदय, वो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सेवा भाव इतना है कि रामलला के दरबार में जाकर के लंगर लगाते हैं। जब भी गर्मियां आती हैं तो अपने ही क्षेत्र में इंदौरा, पठानकोट से लेके गगरेट तक किसी भी तालाब वावड़ी में जहां पानी तक समाप्त हो जाता है, टैंकरों के टैंकर भेज के उनको भरवाते हैं ताकि कोई भी पशु, मवेशी या पक्षी बिना पानी के ना रहे। इसके अलावा गौशाला चलाते हैं और समाज सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित है। यकीन मानिए, मैं जब भी इस व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। मैं कैसे इस व्यक्तित्व का बखान करूं, और इसीलिए साक्षात का उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि नेता कद में चाहे हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो बड़ा ना हो, लेकिन उसके कर्म बहुत बड़े होंगे। ये आवाज भारतवर्ष का उद्देश्य था आपके साथ इस कार्यक्रम को साझा करने का। और आज इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए राजेश ठाकुर जी को मैं लेकर के आया हूं, और राजेश ठाकुर को आप जानते हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन में लंबे समय तक काम किया है, विधायक भी रहे हैं गगरेट से, और पिछली बार चुनाव हारे तो नवरत्नों का दंश उनको भी झेलना पड़ा। आज वो पार्टी में उपाध्यक्ष के तौर पर काम तो कर रहे हैं,
संगठन ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार भी दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी गगरेट की जनता और राजेश ठाकुर जो एक दूसरे के साथ दिलों में बसे हुए थे, वो वहां पर उन दोनों के ही दिल में ये सवाल है कि क्या पार्टी अगले विधानसभा जो आएंगे चुनाव यानी कि 2027 में क्या राजेश ठाकुर को पुनः गगरेट से मौका देगी। तो तमाम सवाल हैं। इसके अलावा राजेश ठाकुर के ऊपर कुछ आरोप भी हैं जो गगरेट की जनता लगाती है, ये उनके कुछ शुभ चिंतक लगाते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन तमाम बातों पर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज आवाज भारतवर्ष के मंच पर आए हैं राजेश ठाकुर। तो समय न गवाते हुए सीधे राजेश ठाकुर के पास चलते हैं और राजेश ठाकुर से वार्तालाप का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज भारतवर्ष पर। और आवाज भारतवर्ष पहले तो आपको साधुवाद देना चाह रहा है कि आप एक बुलावे पे आए और आपने साक्षात का मंच चुना अपने विचारों को जनता तक भी पहुंचाने का। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। ठाकुर साहब, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। जी जी मुकेश जी। और मुद्दा यहीं से शुरू होता है। पहला ही सवाल मेरा इस तरीके से है, जिस तरीके से पार्टी ने आपको निर्वासित किया, आपने ही घर से बेघर कर दिया और आपकी पार्टी में एक बाहर से आए हुए किरदार जो हैं वो सर्वे सर्वा हो गए हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मुकेश जी, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी को हम अपनी मां मानते हैं और यही बात हमारे मीटिंगों में बोली जाती है। मेरा वजूद भी पार्टी की वजह से है। जो पहला चुनाव मुझे पार्टी ने जब लड़ाया था, तब भी उसी पार्टी ने लड़ाया था जब मेरा कोई वजूद नहीं था। तो मैं कार्यकर्ता तो बहुत पुराना था। 98 में 99 में जयराम ठाकुर जी के साथ मैं, जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, मैं उनके साथ प्रदेश सचिव था। सतपाल सत्ती जी के साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा जब वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो ये पुराना नाता पार्टी का था। तो उसी पार्टी के साथ चलते हुए मुझे टिकट मिला और मैं वहां से जीता जी। लेकिन ठाकुर साहब, टिकट मिला, जीते, उसके बाद फिर टिकट मिला, फिर चुनाव हारे और काफी बड़े अंतर से हारे। उसके पीछे क्या सबसे बड़ा कारण आप देखते हैं? और आज वही लोग जो आपको हरा करके, जिनके विरुद्ध आपने चुनाव लड़ा, उनको आपने उनके अंडर ही रह के, या उनको पिछले चुनाव में जब टिकट मिला चैतन्य शर्मा को, तो आप साथ भी खड़े हो गए उनके। तो आपकी या आपके कार्यकर्ता की क्या भावना थी उस वक्त? देखिए मुकेश जी, जब मुझे पहली बार टिकट मिला तो मैं 93 से 68 वोटों से जीता और उस 5 साल में मुझे सेवा कार्य करने का गगरेट में एक मौका मिला और हमने जी भर कर काम किए। हर व्यक्ति का काम किया, हर व्यक्ति का फोन सुना। कोई हमारे पर 1 रुपए का दाग नहीं लगा सकता कि हमने किसी से कुछ लिया हो, कुछ दिया हो। हमने जमीन में उतरकर जनता का काम किया। परंतु जब आप समझते हैं कि जब किसी को हराना होता है तो वैसा ही वातावरण बनता है, तो वो वातावरण बनाया गया। मेरे खिलाफ हर व्यक्ति के मन में लालच उतारा गया, हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से खरीदा गया और हर व्यक्ति के अंदर ये भावना डाली गई कि शायद राजेश ठाकुर ने इतने काम कराए, उससे ज्यादा काम ये लोग करवाएंगे। तो ये भावना लेकर लोग मेरी तरफ से हटकर उस तरफ चले गए और कांग्रेस की ओपीएस और अनेकों मुद्दे जो कांग्रेस ने बोले थे 1500 रुपए महिला को देंगे, ये भी मुद्दे साथ जुड़ गए और इन सारे मुद्दों के कारण मैं 22 का चुनाव हारा जी। और 22 का चुनाव हारने के बाद ही पहले महीने ही जनता फिर उसी वक्त मेरे को अपना नेता मानने लग पड़ी और फिर उस 14 महीना के कार्यकाल में एक कार्यकाल ऐसा आया कि पार्टी में हमारे 9 लोग विधायक जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए और भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान ने निर्णय लिया कि इनको टिकट दिया जाएगा। मैं उसके अंडर नहीं आया, मैं पार्टी के आदेश को माना और पार्टी का आदेश मानकर उसके साथ खड़ा हुआ। मेरे पार्टी के नेता जो वरिष्ठ नेता थे, उनका आदेश आया कि आपको पार्टी के साथ चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा, क्योंकि पार्टी है तो मेरा वजूद है। और मेरे पर जनता का बड़ा प्रेशर था, मेरे पास कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के फोन आ रहे थे और उस वक्त हालात ये गगरेट के थे कि चुनाव किसी भी जगह मैं लड़ता तो चुनाव मैं अपने इस हारे हुए अंतर से ज्यादा वोटों से जीतता। परंतु ना मुझे विधायकी चाहिए थी, ना मुझे एमएलए शिप चाहिए थी,
मुझे तो पार्टी ने जो मान सम्मान दिया था उसको बरकरार रखना था और पार्टी का ही काम करना है। वही काम करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि पार्टी मुझे जहां चाहेगी मैं वही काम करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पार्टी तो आपकी, आप तो पार्टी की सुनते हैं ना ठाकुर साहब, लेकिन पार्टी आपकी नहीं सुनती। अगर पार्टी इतनी सुनने वाली होती तो आपके शायद ये साथ ये सौतेला व्यवहार नहीं होता। मुकेश जी, ये मेरे साथ सुतेला व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि एक निर्णय हुआ केंद्र से कि 9 लोग आएंगे और आए हुए लोगों को टिकट देना पार्टी की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो कोई दल छोड़ के आए हैं तो दूसरे दल में उनको टिकट ना मिले तो वो भी एक मैसेज गलत आ जाता है। ये ठीक है कि मेरे साथ 8 लोग जो और थे विधानसभा क्षेत्रों में, उनको ये बात पची नहीं, परंतु मेरे पर जितना मर्जी प्रेशर होता, मैं आज भी एक ही बात मानता हूं कि पार्टी के कारण ही व्यक्ति का वजूद होता है, और मेरा वजूद भी पार्टी के कारण था, और पार्टी का निर्णय मैंने स्वीकार किया। और मेरे साथ मेरी कोई ज्यादा थोड़ी है कि मैंने एक बार चुनाव जीत लिया और एक बार चुनाव हार गया और ये मेरा पार्टी पर कब्जा हो गया। पार्टी का निर्णय है, पार्टी कल चुनाव लड़ाएगी, लड़ेंगे, कल नहीं लड़ाएगी तो संगठन में मुझे पार्टी ने फिर आज प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया है। इससे कम सम्मान मेरा और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ठाकुर साहब, आपके ऊपर यह भी आरोप लगता है कि आपने चुनावों में बार तो दिखाने के लिए आप साथ चले रहे, लेकिन अंदर अंदर आपने और आपके कुछ समर्थकों ने चैतन्य शर्मा का साथ नहीं दिया, उसकी वजह से वो चुनाव हार गए। ये पार्टी हाईकमान जानता है कि मैं लगातार, मुझे एक भी व्यक्ति गगरेट का बोल नहीं सकता कि मैंने कमल के फूल से हटकर कोई काम किया हो। मेरी एक भी कोई बात अगर निकली होती तो शायद आपके मीडिया में छा गई होती। हमने हर मंच पर खड़े होकर एक ही बात की कि कमल का फूल जिसके पास है उसी को वोट डालिए। वो 14 महीने का कालखंड जो कार्य उन्होंने किया था, उसके कारण उनकी हार हुई। हमारे कारण, हमारी पार्टी के नेता अगर ना साथ चलते तो शायद ये हार और बड़ी हो जाती, परंतु पार्टी का हर व्यक्ति साथ चला। किसी की ऐसी कोई वीडियो नहीं है, किसी की ऐसी कोई बयान नहीं आया, हर व्यक्ति ने साथ दिया। मेरे सम्मानीय मंडल के अध्यक्ष राजीव राजू जी थे, हमारे बूथों के अध्यक्ष थे, हमारे पार्टी का नेतृत्व टोटल साथ चला के हमारे पार्टी के नेता भी यहाँ लगे हुए थे, परंतु कुछ कमियां जो उस वक्त 14 महीने के कार्यकाल में रही, उनका नतीजा उन्होंने भुगता है। उसमें पार्टी के नेता और मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है ठाकुर साहब। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने जो कंप्यूटर लैपटॉप है, हाँ, इसी तरीके से देखिएगा, ऊपर की तरफ मत देखिएगा, कैमरे की तरफ आप देखिएगा जब भी हमसे बात करें। लेकिन मैं सीधे मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ। पहाड़ी हो तो सीधे और सीधे वो वाली कई बार मुंह से निकल जाती है, माफी चाहूंगा। अब राजेश ठाकुर अपने आप को कहां देखता है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या राजेश ठाकुर चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं? देखिए मुकेश जी, राजनीति में जिसकी इज्जत नहीं उसका कोई फायदा नहीं जी। राजनीति में बहुत से नेता आते हैं, पीठ के पीछे लोग इज्जत करें वही नेता कहलाता है जी। अगर वो आगे से निकल गया और पीछे से कुछ और बोलते हैं तो वो नेता नहीं, फिर तो लोगों की चर्चा का विषय बनता है। आज भी गगरेट के हर गांव के अंदर हर जगह मुझे जाने का मौका मिल रहा है। जो लोगों का प्यार पहले मुझे मिला था जब मैं 17 से लेकर 22 में आया था, और 22 के चुनाव के हारने के बाद जो प्यार अब मुझे जनता का मिला है, जनता आज भी मुझे गगरेट में अपना नेता मानती है और मैं जनता के दिलों में वास करता हूं। वहां का हर व्यक्ति मुझे प्रेम करता है। लेकिन जनता की सुनता कौन है? टिकट का फैसला तो हाईकमान करती है। आपके सिर पे पहले भी बाहर से आए लोगों को बिठा दिया गया, आगे भी बिठा दिया जाएगा, तो क्या करेंगे राजेश ठाकुर? देखिए मुकेश जी, ये टिकट का फैसला हाईकमान का है, परंतु राजनीति में कुछ लोग किस अपने अपने ध्येय से आते हैं। मेरा एक ही ध्येय था कि गगरेट मेरे पुरखों का क्षेत्र था, मेरे पूर्वज वहां रहते थे। हम अपनी रोटी रोजी के चक्कर में इधर उधर व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, परंतु गांव मेरा था। हमने वहां एक निशान लिख दिया कि गगरेट के हर गांव में विकास की गाथा में गगरेट सर्वोपरि सबसे आगे है, और हर गांव में हमने काम किया। इसके अलावा अगर पार्टी, जनता और पार्टी ये दोनों फैसले लेती है कि हमारा नेता कैसा होगा,
पार्टी जो भी फैसला करेगी मुझे फिर मंजूर होगा, क्योंकि ये पार्टी में मैं कुछ ज्यादा कमाने नहीं आया हूं। कईयों लोगों का बिजनेस होता है, पार्टी में आए, पैसा कमाया और फिर 5 साल हार गए, 5 साल जीत गए, फिर आ गए। परंतु हमारा काम था, मुझे किसी व्यक्ति ने कहा था कि अगर सेवा करनी है तो राजनीति से बड़ा माध्यम कोई नहीं है, परंतु सेवा करनी हो तो वो माध्यम मुझे मिला 17 से 22 के बीच, और मैंने जी भरकर उसका उपयोग किया। और आज मैं गगरेट से किसी सड़क पर खड़ा हो जाता हूँ, किसी गली में खड़ा हो जाता हूँ, तो लोगों की नजरें मुझे इज्जत से देखती है। इतना बड़ा सम्मान मुझे मिल गया, क्योंकि विधायक बनना जरूरी थोड़ी होता है जी। तो इतना मान के चलें कि पार्टी जो तय करेगी, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आप संगठन में रह के ही सेवा करते रहेंगे। चुनाव लड़ने में फिर आप जो है बाकी उम्मीदवारों की तरह आगे नहीं आएंगे, जो घोषणा करते हैं कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आजाद लड़ लेंगे। वैसा है मुकेश जी, जब मन में एक ध्येय हो कि हमने सेवा करनी है, तो सेवा करने के लिए अगर पार्टी चाहेगी तो मुझे उतार देगी। अगर सेवा मेरे कर्मों में नहीं लिखी होगी तो वैसे भी मैं एक बड़ी गौशाला भी चला रहा हूँ, एक स्कूल का भी मैं प्रबंधक हूँ जो विद्या भारती के तरह चलता है, और भी कई सेवा कार्य करने को मिलते हैं। सेवा करने का मन में एक ही जज्बा हो कि मैंने सेवा करनी है, वो पार्टी के माध्यम से हो या वैसे हो, हमें उसी तरीके से चलना है। पार्टी जो निर्णय लेगी मुझे मंजूर होगा। दूसरी तरफ आपको संघ का भी बहुत करीबी माना जाता है राजेश ठाकुर जी, लेकिन आपने, हमारे सूत्र बता रहे हैं, आपने शायद राम लला जी का मंदिर जब बन रहा था तो उस वक्त भी महीनों तक वहां जाके भंडारा दिया था। ये प्रेरणा कहां से आई थी आपके अंदर, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष राजीव बिंदल जी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि दिल्ली से हर प्रदेश का एक लंगर लग रहा है, और दिल्ली में बैठक होने के बाद हिमाचल प्रदेश भी वहां लंगर लगाएगा, तो मुझे हिमाचल का इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी ने लंगर का बनाया, और मुझे आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री चुग जी के द्वारा वहां स्थान दिया गया, और वहां स्थान देने के बाद वहां लंगर लगाने की जो व्यवस्था मुझे पार्टी ने वहां भेजा, और पार्टी के ही बल पर मैंने वहां 1 महीना 4 दिन लंगर लगाया। और इतना बड़ा सौभाग्य मुझे रामलला के मंदिर में मिला, इसी के मेरे पिछले जन्म का पुण्य कार्य है। ऐसा शायद मैं दोबारा पता नहीं कितनी बार जा सकूं या ना जा सकूं, और 1 महीना 4 दिन रामलला जन्मभूमि में लगातार लंगर लगाकर तमिलनाडु, आंध्रा, मध्य प्रदेश, बिहार, हर तरीके की ट्रेनें आई, और वहां के जितने आए हुए हमारे श्रद्धालु थे उनकी सेवा करने का मौका मुझे रामलला ने दिया। उसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ठाकुर साहब, इसके अलावा भी सुनने में आप समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहते हैं। गर्मियों में आप टैंकरों के टैंकर पानी के पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, उस चरित्र के बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। क्या ये कहां से प्रेरणा आती है? क्योंकि आज की तारीख में जब लोगों के अंदर की सब कुछ मैं ही खा जाऊं, और नेताओं के लिए आपको पता ही है किसी लोगों के भाव छुपे हुए नहीं है, तो आपने खुद ही कहा कि नेता वो होता है पीठ पीछे जिसको सराहें, लेकिन मौजूदा दुर्भाग्य तो यही है कि नेता जैसे ही निकलता है पीठ पीछे लोग गालियां देना शुरू हो जाते हैं। नेताओं ने अपना कुछ स्थान लोगों के सामने ऐसा बना दिया है। तो ऐसे में ये समाज सेवा की प्रेरणा गौओं के लिए, पशुओं के लिए, और टैंकरों के टैंकर पानी के जो सूखे तालाब, पौड़ियां हैं, मैंने वो भी फुटेज देखी थी। तो ये कौन सा आपका क्या मन में भावना आती है, क्यों आप इस तरीके के काम करते हैं? क्योंकि आज की तारीख में नेता सिर्फ खाने के लिए जाने जाते हैं, आप लुटाते हैं जेब से। देश का इतना बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है, जब वो संघ में प्रवेश करते हैं, तो मैं बचपन से ही संघ में प्रवेश कर चुका था। वो सेवा भाव मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया, और संघ के माध्यम से ये सारे सेवा कार्य करने का मुझे व्यक्ति निर्माण मुझे वहां शाखाओं से मिला, मुझे वर्गों से मिला, और उसी वर्गों से निकलकर इतना बड़ा सेवा कार्य करने का जो मौका मुझे मिला, इसकी प्रेरणा मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि
एक संघ का जो कार्य करता है वो इसी तरीके से हमेशा आगे बढ़ता है। और साधुवाद है राजेश ठाकुर जी आपकी इस प्रेरणा को। आवाज भारतवर्ष क्योंकि बड़ी बारीकी से आपके ऊपर काफी दिनों से, काफी दिन या पिछले 1.5-2 साल आप कह सकते हैं नजर रखे हुए हैं। आपकी गतिविधियों को भी हम देख रहे हैं, आपके सारे समाज सेवा के जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पे हमारा खड़ा होता है अगला, लोग कहते हैं कि राजेश ठाकुर दिखावा करते हैं, राजेश ठाकुर जनता के आगे जो है वो हीरो बनने की फिराक में इस तरीके के काम करते हैं। पहला आरोप आपके ऊपर ये है। वहीं दूसरा आरोप आपके ऊपर सीधे तौर पर लग रहा है कि राजेश ठाकुर को पार्टी भी अपनी तरह से प्रयोग करती है, क्योंकि जहां लंगर लगाना हो, जहां जेब से पैसे खर्चने हो, जहां कुछ भी ऐसा काम करना हो तो राजेश ठाकुर को आगे कर दिया जाता है, जबकि जहां मलाई खाने वाला काम आता है तो राजेश ठाकुर को कोई पूछ के भी राजी नहीं है। राजेश ठाकुर का इन दोनों आरोपों के ऊपर क्या उत्तर है? ये तो मुकेश जी वो गीत सुना आपने, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अच्छा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जी जी, छोड़ो इन बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, आपने इन छोटे से शब्दों से बहुत बड़ा उत्तर दे दिया और सच कहिए मेरा भी मुंह बंद कर दिया। लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए कृपया, आप दोनों आरोपों के ऊपर उत्तर दीजिए। आपने कहा कि लोग कहते दिखावा करता, ये मुझे तो दिखावा करता होता तो ये गगरेट की जनता जो आज मेरे पक्ष में खड़ी है तो ये दिखावा नजर न आता। क्योंकि इंसान जो कर्म करता है ना जी, वो मुकेश जी दुकान पे नहीं बिकता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जी। और कर्मों का लेखा जोखा भगवान के दरबार में उसका हिसाब होता है जी। तो जो व्यक्ति जीवन में आया है वो अपने साथ लेके क्या जाएगा, वो सौदा मैं तैयार कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे जनता जो जनता आशीर्वाद देती है, परंतु जो कहते हैं कि ये दिखावा करता है उनसे मुझे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे आरोप का भी उत्तर दे दीजिए आप कि पार्टी हाईकमान आपको सिर्फ प्रयोग करती है। देखो ये पार्टी ने मुझे मुकेश जी बहुत मान सम्मान दिया। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद मैं किसान मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद मैं किसान मोर्चा का महामंत्री रहा, उसके बाद मेरी जो देखो पार्टी का मान सम्मान कितना बड़ा है कि मेरा गृह क्षेत्र जहां मैं कर्म भूमि मेरे बुजुर्गों की भूमि थी वो गगरेट था, और मैं रहता कांगड़ा में था, इंदौरा के क्षेत्र में। मेरा रहना खाना पीना स्कूल सब यहीं से हुआ। मुझे पार्टी ने अगर इस तरीके से जो कहते हैं कि पार्टी इस्तेमाल करती है, पार्टी ने तो मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया कि यहां से उठाकर गगरेट का टिकट दे दिया और वहां का विधायक बना दिया कि मामूली कार्यकर्ता जो पदों पर पार्टी की सेवा करता आ रहा था उसको इतना बड़ा इनाम दिया। इससे बड़ा इनाम मुझे क्या हो सकता है कि इंदौरा से उठाकर गगरेट से चुनाव लड़ाया और चुनाव लड़ाकर मैं वहां से जीता, वो भी पार्टी का ही निर्णय। चलिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अच्छा एक बात दर्शकों को बता दीजिए, आपने जो रामलला की यहाँ लंगर लगाया था उसका खर्चा आपने उठाया था या पार्टी ने उठाया था? पार्टी के आदेश के अनुसार ही हुआ था, जो पार्टी ने और आदरणीय डॉक्टर जी बिंदल जी के आशीर्वाद से ये सारा खर्चा मैंने अपने गगरेट से इकट्ठा किया था। और मैं गगरेट के जितने भी हमारे जो कारोबारी हैं, जितने भी सेवादार हैं, गगरेट की एक टीम थी जो अम्बोटा गांव की थी, जिसमें जोनी ठाकर, रोमी ठाकर, हमारे अमन संख्यान जी, सूद साहब जी और ये हमारे नितिन लंबड़दार जी, हमारे और गोगी प्रधान जी जो ट्रक यूनियन के प्रधान हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। मतलब कि ये हमारी 10-12 लोगों की टीम थी जो मेरे साथ पहले दिन से साथ गई थी 5 गाड़ियां लेकर, और हम 2 ट्रक भरकर गगरेट से गए थे लंगर का, वहां से जाकर सारी व्यवस्था की। और ये पूरी टीम वहां व्यवस्था में नहीं, किसान मोर्चा की हमारी संजीव ज्येष्ठा के अध्यक्षता में उस टीम ने भी वहां काम किया। एससी मोर्चा की टीम, वहां पार्टी के जितने भी मोर्चे थे लगातार बारी बारी आदरणीय संजीव कटवाल जी के माध्यम से, आदरणीय राजीव बिंदल जी के माध्यम से वहां सेवा में आते थे, क्योंकि प्रेशर होता था। 5 से लेकर 10,000, 8,000, 9,000 लोगों को रोज भोजन कराना पड़ता था। उनको बरताने के लिए वहां से हमने अपने पार्टी ने पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण मैंने वहां लंगर लगाया। बहुत बड़ी बात। लेकिन यही तथ्य तो जो है वो प्रूफ कर रहे हैं ना ठाकुर साहब
कि जब लंगर लगाने की बात आई, क्योंकि वहां से जो है जितना भी सिस्टम होगा, पैसा खर्चा होगा, तो राजेश ठाकुर की याद आ गई। जब मलाई खाने की कोई बात आती है तो राजेश ठाकुर को पूछने वाला कौन है? फिर तो मलाई खाने वाली तो और ही टीम आ जाएगी। देखिए, मैं तो धन्यवाद करता हूं पार्टी का, जी आदरणीय राजीव बिंदल जी का, प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे इतने बड़े सेवा का कार्य का मौका मिला। इसमें मलाई की तो बात ही कोई नहीं है। ये पार्टी ने और भगवान राम के आशीर्वाद से मुझे ये निर्णय लेने का मौका मिला। काम तो जनता ने किया, पैसा तो जनता ने दिया, पैसा तो गगरेट के हमारे कारोबारियों ने दिया, गगरेट की ट्रक यूनियन ने इतना सहयोग दिया, और भी हमारे जैसे हमारे कई विधायक हैं, ऐसे रीता दीवान हमारे यहाँ का विधायक अपने जिन्होंने चुनाव लड़ा ज्वाली से, हमारे गुलेरिया जी, उन्होंने मेरा सहयोग किया, और भी कई विधायकों ने मुझे ऐसे पैसे भेजे, क्योंकि पार्टी के कारण ही मुझे ये सारा, ये जो मैं इतना बड़ा लंगर कर गया, ये पार्टी के कारण ही हुआ, इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात ठाकुर साहब। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए मैं फिर से उसी सवाल पे अपने आ रहा हूं। चलिए, अच्छी बात है, आपने सीधे ही कहा कि मैं परलोक सुधार रहा हूं, इस लोक में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन एक आरोप आपके ऊपर और लगता है ठाकुर साहब, बड़े साफ तौर पर मैं सीधे कह रहा हूं कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं। आपने ब्राह्मणों को गगरेट में अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, और जब आप सत्ता में आए तो उसके बाद सारे ब्राह्मणों को आप भूल गए, उनसे किए हुए वादों को भी भूल गए, और ब्राह्मणों को आपने सिर्फ इस्तेमाल करके फेंक दिया। इस आरोप के ऊपर कितनी सच्चाई आप देखते हैं, और इस आरोप के खिलाफ आप अपने क्या तथ्य प्रस्तुत करना चाहेंगे? देखिए मुकेश जी, अगर जातिवाद की बात आए तो गगरेट में सबसे ज्यादा वोट राजपूतों का है, जी, के बाद ब्राह्मणों का, ओबीसी एससीओ का है, जी। तो जातिवाद में सबसे बड़ा काम तो मैंने ब्राह्मण और एससी और ओबीसी में किया, जी। मैंने कईयों के घर बना के दिए। मुझे लगा कि ये ब्राह्मण परिवार से है, ये एससी परिवार से है, और इसका घर किसी भी तरीके पंचायत से नहीं आ सकता। हमने हर तरीके से मदद की, और जब मैं वहां विधायक बनने गया तो वहां के मंडल अध्यक्ष राममूर्ति शर्मा जी थे, अच्छा, जी, और वहां के महामंत्री प्रदीप शर्मा जी थे, उपाध्यक्ष वो थे, और हमारे जितने भी मेरे पास जब कॉन्ट्रैक्टर थे, विशाल शर्मा, राजीव शर्मा, राजीव कालिया, ऐसे बहुत सी लोगों की टीम थी। और हम तो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो आपको पता है कि ब्राह्मणों के चरणों में भगवान विष्णु जी का वास है, और मैं ब्राह्मण राजपूत तो जरूर हूँ, मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ। मैं आज भी 4 बजे उठता हूँ मुकेश जी, किसी दिन मेरा आके सुबह का वातावरण देख लेना, 4:30 बजे मैं मंदिर होता हूँ, और वहां मेरे साथ 4 ब्राह्मण होते हैं जो आरतियां करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जी। नाम से ब्राह्मण नहीं होता कोई, कर्म से ब्राह्मण होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात ठाकुर साहब, मैं बिल्कुल 100% आपके साथ सहमत हूँ। नाम से, क्योंकि मैं खुद के लिए महसूस करता हूं, माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं, लेकिन मैं खुद के लिए महसूस करता हूं कि नाम के आगे शर्मा लगाने से मैं ब्राह्मण थोड़ा ना हो गया हूं। मेरे कर्म तो ब्राह्मणों वाले बचे नहीं है, लेकिन चलिए उसके बारे में कभी बात करेंगे। लेकिन आपने बहुत बड़ी बात, ये वर्ण व्यवस्था जो है, मैं इसी के खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि जाति का भेद ही नहीं होना चाहिए, कर्म से ही वर्ण जो है वो निर्धारित होना चाहिए। लेकिन ये भी तो राजनीति की व्यथा है जिसने इस वर्ण को हमारे साथ चिपका के रखा हुआ है। बहरहाल चलिए, इस मुद्दे कभी और बात करेंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, जो ब्राह्मणों के खिलाफ चलने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है। और ये जो आरोप लगाने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि राजेश ठाकुर के खिलाफ आप बोलना क्या है, जी, मेरे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं, जी, मैं विधायक रहा, मेरे खिलाफ ये इल्जाम नहीं लगता कि इसने किसी का फोन ना सुना हो, जी। आप एक बात समझते हो कि कोई कर्मचारी अधिकारी किसी ट्रांसफर के मुद्दे में शिमला नहीं पहुंचने दिया मैंने। ये मेरे गगरेट में आप पूछ लेना किसी भी कर्मचारी को फोन करके, बिल्कुल हमारे पास पूरी फीडबैक है ठाकुर साहब, सही बोल रहे हैं। किसी एक कर्मचारी को पूछ लेना कि राजेश ठाकुर ने स्वाय उसकी ट्रांसफर हुई हो वो डब्बा लेके आ गया। उसके अलावा मेरा पीए भी ब्राह्मण है, आप समझते हैं, पंकज शर्मा, नया लड़का। जब मैं उसके घर में गया, उसकी माँ बिड्डो थी, उसके एक ही बेटा था, ये बीएससी कर रहा था, और मैंने इसका घर देखा, और उस घर देखने के बाद मैंने तय किया कि ये ब्राह्मण परिवार से है, कब नौकरी मिलेगी, कब इसका पालन पोषण होगा। मैंने लोगों को कहा कि जो मेरे साथ वर्कर गए थे, इसको मेरे साथ जोड़ दो, और ये मेरा पीए रहेगा, और आज तक वही मेरा काम देख रहा है। उसके लिए मैंने
अब क्या शब्द रहते हैं कि उस परिवार के लिए वो परिवार पूरा मेरे साथ चला। और मेरे पीए पर भी कोई इल्जाम नहीं, नया लड़का था, एक भी पीए पर इल्जाम नहीं है कि मेरा पीए और मेरा पीएसओ, एक राजपूत था एक ब्राह्मण था पीएसओ, और दोनों के ऊपर ठीक है कि लोगों के फोन आते हैं, लोगों का प्रेशर होता है, लोगों की बात पर कभी ऊपर नीचे हो जाता है व्यक्ति, परंतु एक रुपये का दाग नहीं मेरे पीए पर, नहीं तो लोगों के पीए पर दाग लगता है कि उसका पीए पैसे खा गया। जब मेरी पूरी टीम ईमानदारी की थी, एक ब्राह्मण एक राजपूत, और मेरे यहाँ हमने एससी समुदाय की हर गांव गली में जाकर, हमने गांव गांव में घूमकर, जब लगा कि हमें कोई अपंग है, कोई ऐसी परिवार की है, तो मैं कई आपको उदाहरण दे सकता हूँ, आप पूछ लेना गगरेट से, कई ऐसी परिवारों के मैंने मकान अपने बल से बनाए, अपने दम से बनाए, अपनी कमाई से बनाए। हमने ये नहीं सोचा, हमने सोचा था कि 17 से 22 का साल है, 22 के बाद क्या होगा। अगर कोरोना आ गया, 2 साल हमने कोरोना में भी बहुत सेवा की, परंतु हमने समय का सदुपयोग किया है मुकेश जी, हमने समय को 1 मिनट भी जाने नहीं दिया। रात को 12 बजे भी किसी का फोन आया तो हमने उठाया, नहीं तो गगरेट में ये भी पूछ लेना, ये पहला विधायक होगा जो 12 बजे फोन उठाता है। जी नहीं, उसकी पूरी फीडबैक है। आज भी हमने जब आवाज भारतवर्ष की टीम सर्वे कर रही थी तो हमें यही फीडबैक मिली कि राजेश ठाकुर भले ही गगरेट में नहीं रहते, आते थोड़ी दूर से हैं, उसके ऊपर भी हालांकि अलग सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आप उनको 24 घंटे जब मर्जी फोन करिए, राजेश ठाकुर जो है वो उपलब्ध रहते हैं। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, हमें फीडबैक मिली है उसके बारे में। लेकिन ठाकुर साहब, अगला सवाल मेरा इसीलिए आ रहा है, उसके बाद एक हिसाब से जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ गगरेट के अंदर, सुनने में आ रहा है उस 1.5 साल के दौरान कुछ लोगों ने ट्रांसफरों तक के पैसे खाए हैं लोगों से, या इस तरीके की वसूली का सिस्टम गगरेट के अंदर शुरू हुआ कि गगरेट के लोगों के लिए एक टैक्स स्पेशली उस व्यक्ति के नाम से लिया जाने लगा कि ये टैक्स जो है उसकी वसूली होगी, तभी हर काम होगा। इस तरीके के आरोप भी लगते रहते हैं, तो आप इन आरोपों पे क्या कहेंगे? देखिए मुकेश जी, ये जिन पर आरोप लगे हैं जवाब वही दे सकते हैं या गगरेट की जनता दे सकती है, इनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं की या फीडबैक आपके पास कुछ तो आती होगी, किस तरीके के क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं? देखो ना, वो किसकी कमियां क्या रही उसका रिजल्ट आपके सामने है। अगर कमियां थी तो राम मंदिर की लहर थी, हम चुनाव नहीं जीत पाए, उसमें उन कमियों के कारण उनको अपने चिंतन करना चाहिए, उसका जवाब वही लोग दे सकते। चलिए, बहुत बड़ी बात, मुझे पता है इस बात विवाद में आप नहीं पड़ेंगे, लेकिन अब आपके, क्योंकि इस अगले सवाल पे आ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि आपको गगरेट के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से आप गगरेट की जनता की सेवा भावना की बात करते हैं, या वहां आप जो हैं, आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि राजेश ठाकुर तो बाहरी हैं, वो गगरेट की जनता को सिर्फ प्रयोग करते हैं और फिर चुनाव जीत के अपने घर फिर वापस चले जाते हैं। अगर रात बरात कहीं किसी को कुछ फंस जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो राजेश ठाकुर को ढूंढने कौन जाएगा? देखिए मुकेश जी, मैं यहाँ एक गौशाला चलाता हूँ, मेरा कारोबार भी है, मैं राजनीति से पैसा कमाने तो आया नहीं जी। और राजनीति तभी चलती है कि जब अपने दम पर पैसा कमाया जाए। बिल्कुल। तो मैं रात तक वहां रहता हूँ जी। और जब मैं विधायक था तो मैं 3 दिन वहां लगातार 4 दिन रहता था, सिर्फ 2 दिन अपना काम देखने यहाँ आता था जी। और ये प्रक्रिया मेरी थी, और कोई व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि राजेश ठाकुर को रात को भी किसी को जरूरत पड़ी हो, ऐसा व्यक्ति उसने रात को मेरी मदद ना की हो जी। और राजेश ठाकुर को जब बुलाया हो उससे 15 मिनट पहले पहुंचा हो। अच्छा। मेरा अपना टाइम टेबल बड़ा पक्का है, क्योंकि मैं 4 बजे बिस्तरा छोड़ देता हूं, सर्दियों की धुंध हो चाहे गर्मियां हो, जब मैं 4 बजे बिस्तरा छोड़ता हूं तो मैं 6:30-7 बजे रेडी हो जाता हूं, और 10 बजे तक तो लोगों के दरवाजे नहीं खुलते, जब लोग उठते हैं तो मैं लोगों के आगे खड़ा मिलता हूं। बहुत बड़ी बात। लेकिन राजेश ठाकुर जी, अब प्रदेश की राजनीति को आप किस तरीके से बदलते हुए देख रहे हैं? क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, अब जगत प्रकाश नड्डा जी अगले साल जो हैं, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, कार्यकारी अध्यक्ष आए हैं नितिन नवीन जी, आप उनकी नियुक्ति को किस तरीके से देखते हैं? पहले तो इसी सवाल को देखते हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी कार्यकर्ताओं की पार्टी है
जी, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच जाता है मुकेश जी, ये इसी पार्टी। बहुत बड़ी बात, किसी को पता ही नहीं होता कि कल मैं कहां पहुंच जाऊंगा। बहुत ये हमारी पार्टी की विशेषता है, किसी दल में नहीं है। जी, कांग्रेस में तो है ही नहीं है ना, जी, ना किसी और किसी क्षेत्रीय पार्टी में है। तो बिल्कुल, इतना बड़ा ये सस्पेंस हमारी पार्टी में, और पार्टी में ये नहीं है कि कोई भी पहुंच जाता है। जी, जी, व्यक्ति गुणों से भरा होगा जी, तो वो अपने आप पहुंच जाएगा। इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी में होता है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी को बधाई देता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चयन किया, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश में एक नई ऊर्जा लेके आए हैं। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लेकिन उसके बाद अब आपको लगता है कि प्रदेश के समीकरण बदलेंगे? क्योंकि इस वक्त हमारे पास दो खेमों की प्रतिक्रिया आ रही है राजेश ठाकुर जी। एक कह रहे हैं कि अभी भी हिमाचल में वही होगा जो नड्डा जी चाहेंगे, और अगर नड्डा जी चाहेंगे तो आपके जो नवरत्न आए हैं आप सब में से किसी को टिकट मिलने की कोई संभावना है नहीं, 9 के 9 बलिदान हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सूरवीर। वहीं दूसरा तबका ये कह रहा है कि अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो वो अपने हिसाब से समीकरण देखेंगे और जमीन जिसके नाम पे बोलेगी उसी को टिकट देंगे। क्योंकि आवाज भारतवर्ष ने आपके ऊपर भी पहले एपिसोड किया था, वहां आवाज भारतवर्ष ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि नड्डा जी ने कोई वचन नहीं दे रखा है इन नवरत्नों को। नड्डा जी भी उसी व्यक्ति को तरजीह देंगे जिसके अंत में ग्राउंड बोलेगा। तो आप इन दोनों मुद्दों पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपको लगता है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो ये 9 शूरवीर थे इनके लिए कोई संजीवनी मिल सकती है क्या, और आपको गगरेट में फिर से मौका दिया जा सकता है क्या? मैंने मुकेश जी पहले आपको बोल दिया था जी, कि आपका सवाल बहुत बड़ा है। जी, इस सवाल का निर्णय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेगा, जी, और जो नेतृत्व लेगा आदरणीय नड्डा जी हमारे सम्मानीय नेता है। जी, छोटे से हिमाचल को जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक लंबे अरसे से काम करने का मौका, एक हिमाचल प्रदेश को नेतृत्व करने का पूरे देश में मौका मिला। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहकर पूरे देश का मार्गदर्शन करते रहे, और उनकी अध्यक्षता में हमने काफी प्रदेशों में चुनाव जीते। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे नड्डा जी हों, चाहे हमारे नितिन जी हों, नवीन जी हूं, बिल्कुल, नवीन जी हों, नितिन नवीन जी हों, नितिन नवीन जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश का ये हमारे सर्वोपरि नेता हैं। इनके मार्गदर्शन से देश चलता है। आदरणीय अमित शाह जी हों, आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी हों, हमारे बड़े कद के नेता यो फैसला लेंगे और वही हमारा फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े नेताओं के फैसले के बल पर चलती है। अपना फैसला थोपने वाले अपनी जमीन से खिसक जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े कद का नेता। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अभिलाषाएं भी तो होती हैं ठाकुर साहब, आपकी नहीं है तो बाकी जितने आपके 8 लोग थे जिनको बलि चढ़ा दिया गया, उनकी तो संभावनाएं उनको तो दिखता होगा ना, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब उनको उम्र भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और अचानक से बाहर से कुछ लोग आए, उन्होंने पार्टी में, संगठन में हर जगह कब्जा बना लिया है, तो उनके दिल पे जो गुजरती होगी उन भावनाओं के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति भावनाओं से नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को बड़ा लंबा मौका मिला है जी, 1 बार 2 बार 4 बार। कई लोग पूर्व में मंत्री रहे हैं। अरे इतने बड़े बड़े पद पर रहकर अगर पार्टी ने एक निर्णय ले ही लिया तो उसमें सहमत होकर निकल जाते, तो मैं उनके अंदर की प्रेरणा को मानता। वो तो आ गया ना कि मेरे अंदर में मुझे ही मिले, मैंने थोड़ी कर्म किए कि मुझे ही मिले। ये भगवान कर्मों का लेखा लिख के भेजता है, कर्म बदलते रहते हैं। जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी थे, जब वो प्रदेश के प्रभारी थे, हमारे पंजाब का भी प्रभाव देखते थे। कभी जब पार्टी ने उन निर्णय लिया तो उनको मुख्यमंत्री गुजरात का बनाकर भेजा। ये पार्टी के निर्णय होते हैं, तो हमें उन निर्णयों को स्वीकार करना होता है। हमने तो पहला चुनाव लड़ा, कईयों ने 2-2 4-4 चुनाव लड़े, पूर्व में मंत्री भी रहे, परंतु ये दम चाहिए कि पार्टी के निर्णय को स्वीकार करना। ये दम हर व्यक्ति में नहीं होता। और आपने देखा कि बड़े बड़े कद के नेता जी, जिन्होंने बड़े बड़े ऊंचे ओहदे लिए थे, वो पार्टी से हटे, परंतु कुछ सालों में लुप्त हो गए। पार्टी सर्वोपरि और पार्टी
को मां मानकर, और आज राजेश ठाकरे को कौन जानता था? राजेश ठाकरे एक मामूली सा कार्यकर्ता होता था, इंदौरा के लोग जानते थे। आज राजेश ठाकरे को पूरा प्रदेश जानता है। तो किसके बल पर? भारतीय जनता पार्टी के बल। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात ठाकुर साहब। लेकिन अंत में फिर उसी सवाल पे, क्योंकि आप मुझे पता है आपकी व्यस्तता है, आपको फिर जाकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचना है। कांग्रेस के लिए जाते जाते आप क्या संदेश देंगे? और जिस तरीके से, क्योंकि आपकी लड़ाई दो तरफा है, आपको पार्टी के अंदर भी संघर्ष करना है राजेश ठाकुर जी, वहीं विपक्ष कांग्रेस है, कांग्रेस से भी लड़ना है। तो गगरेट में क्या मुद्दे हैं? आपने ऐसे क्या क्या काम, 5 काम आप अपने गिना दीजिए, और कांग्रेस के अब तक के 3 साल में गगरेट को क्या मिल पाया? आप कांग्रेस के लिए क्या नसीहत देंगे? देखिए मुकेश जी, जब मैं पहली बार विधायक बना, पहली बार बनने वाला विधायक ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं होता जी, परंतु हम शुरू से ही पार्टी के बल पर अनेक पदों पर रहे थे, पार्टी के संगठन के कार्य करने का। और हमने बहुत से विधायकों के साथ काम भी किया था, बहुत से विधायकों की कार्यशैली भी देखी थी। जी। उनको सबको जोड़कर हम पहले दिन से ही काम पर उतरे। मेरे 26 ट्यूबवेल ऐसे थे जो आप मान नहीं सकते 15 साल, 20 साल, 10 साल से बंद पड़े। अच्छा। मैंने वो 26 के 26 ट्यूबवेल चलाए पहले आते ही। जी। सबसे बड़ा मुद्दा था लोहारली चुरूड़ू ब्रिज। लोगों को घूमकर बरसात में 26 किलोमीटर के रोड के ऊपर ऊना की तरफ से अंब आना पड़ता था। ये अंब चुरूड़ू से सीधा बाबा बालकनाथ को रास्ता जाता है, और इस पुल की लोगों की बड़ी डिमांड थी। 10-15 पंचायतें नहीं, 3 कंस्टिट्यूंसियों के साथ जुड़ने वाला हरोली, गगरेट और चिंतपूर्णी। और इस पुल को लाने के लिए हमने आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी से पहली ही जब रैली हुई उसमें घोषणा कराई। उन्होंने उसके लिए डीपीआर बनवाई, 35 लाख दिया। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने जब ये डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजी, और केंद्र में माननीय अनुराग ठाकुर जी ने लगातार प्रयास करके जी, नितिन गडकरी जी के पास जाकर उस पुल को मंजूर कराया। आज वो पुल बनकर तैयार हुआ है। जी। दूसरा, आज गगरेट में एक रास्ता होता था मुबारकपुर से लेकर मरवाड़ी, कभी आप गए होंगे तो शायद जानते हैं। गया हूं मैं उस रास्ते पे, बिल्कुल। 1.5 घंटे लगते थे मरवाड़ी से लेकर मुबारकपुर तक, टूटा हुआ लगा। बिल्कुल। उस रोड को हमने चमचमाता हुआ रोड बनाया। हमने 26 ट्यूबवेल चलाए। हमने हॉस्पिटल के लिए 11 करोड़ रुपया खर्च करवाकर आज बड़ी बिल्डिंग, जो प्रताप सिंह कैरो के वक्त की बनी बिल्डिंग, उसको बदला। आज वो बिल्डिंग खड़ी है। ITI का भवन हमारा चलता था किराए के कमरों में, उसका भी भवन हमने बनाया। एक हमारा पुल हमारा जो के साथ जुड़ता है, वो जो और मरवाड़ी को जोड़ता है, उसमें भी बड़ा लंबा अरसा था, सुहा आता था तो लोगों को जाना पड़ता। 9 करोड़ का वो मंजूर कराया। सारी सड़कें पक्की की, नई गलियां बनाई। मैंने काम वाटर सप्लाई स्कीमें, कोई गांव नहीं था। जब मुकेश जी में बना विधायक, गर्मियों के दिन थे, लोगों के लगातार फोन आते थे, पानी 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 जी। हमने हर गांव में टैंक दिया, हर गांव में वाटर स्कीम दी, और अपने रहते ही टूटी में पानी दिया। आज जल शक्ति मिशन में आदरणीय हमारे महेंद्र सिंह जी मंत्री होते थे IPH मिनिस्टर के, उनके दौरे कराए, और ये विकास करने का एक मजा आया मुझे। और आज उसी विकास के बल पर गगरेट की जनता मुझे अपना नेता मानती है। विधायक माने ना माने, परंतु नेता मुझे मानती है, इसका मुझे गर्व है। बहुत बड़ी बात। वहीं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के 3 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस के जो 14 महीने पहले और अगले 3 साल ये ऐसे ही बीत जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस विकास के नाम पर कुछ नहीं करती, और कांग्रेस को लगता है कि हम विकास के नाम पर कुछ नहीं करेंगे, 5 साल के बाद फिर हारेंगे, फिर आ जाएंगे। तो मुकेश जी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय राजीव बिंदल जी, आदरणीय संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी के संगठन कार्य करने के कारण इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाले समय में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश से लुप्त हो जाएगी। जो कार्य करने की क्षमता कांग्रेस में नहीं है वो ना होगी, ना वो कार्य कर सकी। आज भी गगरेट के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी जयराम ठाकुर जी के किए हुए काम चल रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को ही बधाई देता हूं, और कांग्रेस कार्य करने में नाकाम रही है, और इसके लिए कांग्रेस अपना आत्मचिंतन करे। ये 10 गारंटियां जो दी थी, इनमें से एक आध गारंटी आपके यहाँ गगरेट में भी कोई पूरी हुई? क्योंकि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं दूध भी खरीद रहे हैं, गोबर भी खरीद रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। गगरेट में कहाँ खरीदा जा रहा है ये दूध गोबर? आपको कोई पॉइंट पता लगा क्या?
ये 10 गारंटियों का रिजल्ट 27 को आपको पता चल जाएगा। जैसे जनता जवाब देती है, आजकल जनता चुप भी रह जाती है, जनता बोलती नहीं है, परंतु जनता जवाब देगी 27 में। ये गारंटियां देना, मुफ्त की रेडियो बांटकर सत्ता में आना, सत्ता का दुरुपयोग करना, बड़े बड़े वादे करना, लोगों को ठोक के कहना 58 साल वाली नौकरी देंगे, 1500 हर दरानी जठानी नंद सबको मिलेगा। लोगों ने टोटल लगाया था, इन्होंने फार्म भरे थे, फार्म में OTP नंबर आया था, लोगों को एक बड़ी मजबूती के साथ उनके अंदर आत्मविश्वास जुगा दिया था कि ये 1500 तो हर घर आएगा। तो इसका जवाब तो 27 में देंगे, जनता देगी। हिमाचल की जनता बड़े समझदार है, वो बड़ा अच्छा जवाब देती है। और हिमाचल में पढ़े लिखे लोग हैं, हिमाचल में लोग ज्यादा देर इंतजार नहीं करते, एक बार धोखा खाते हैं, बार बार नहीं खाते। ठाकुर साहब, इसी से मेरे, क्योंकि अंतिम 2 सवाल है, मुझे पता है हालांकि जल्दी है आपको, लेकिन 2 सवाल पूछ लेता हूं। अगर 27 में फिर आपको टिकट नहीं मिला तो आपको नहीं लगता इसका खमियाजा फिर गगरेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, मैंने पहले कहा था मुकेश जी, टिकट देना पार्टी का काम है। पार्टी को लगेगा मेरी सेवा चाहिए तो मेरे को देंगे, पार्टी को लगेगा कि दूसरे को देना तो दूसरे को देंगे। जिसके कर्मों में लिखा होगा वही सेवा गगरेट की करेगा। आखिर भगवान भी कुछ तय करता है, सब कुछ व्यक्ति निर्माण नहीं करता। तो जो प्रभु ने सोचा होगा, मेरे को अगर सेवा करने का मौका और मिलना होगा तो समीकरण बन जाएंगे। नहीं तो वैसे भी मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूं और पार्टी के संगठन कार्यों में काम कर रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा संगठन कार्य में काम करने का मौका मिल रहा है। आदरणीय राजीव बिंदल जी की टीम में मैं हूं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो क्या हो। चलिए, बहुत बड़ी बात। अंत में जाते जाते अंतिम सवाल, आपको संघ का बहुत करीबी माना जाता है, संघ के और अपने रिश्तों के भी बारे में खुलासा कर दीजिए। और संघ किस तरीके से प्रेरणा बन के आपके खून में, आपकी रगों में दौड़ता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। और भविष्य की प्लानिंग क्या है? ऐसा तो नहीं है कहीं राजेश ठाकुर जो है वो ये अंतिम पारी का इंतजार कर रहे हैं और टिकट नहीं दिया तो राजेश ठाकुर फिर झोला उठा के अपने संन्यास आश्रम की तरफ चले जाएंगे और गगरेट की जनता जो है वो महरूम रह जाएगी उनकी सेवा से? देखो, संघ एक वो संगठन है, मैंने पहले कहा था, वो व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है, सेवा कार्य करता है। संघ अपना नाम नहीं करता, संघ अखबारों में नहीं आता। संघ के प्रचारक दिन रात इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे जी। उनका इतना बड़ा योगदान है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपने कल सतयुग द्वापर त्रेता में हमारे ऋषि मुनि तो नाम सुने होंगे। अगर कलयुग में कोई ऋषि मुनि असली है तो वो संघ के प्रचारक है, जो अपना त्याग करके, अपना घर बार छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़ के किसके लिए काम कर रहे हैं जी? वो काम कर रहे हैं इस देश को वैभव तक लेके जाना, इस राष्ट्र का निर्माण करना, हर व्यक्ति के अंदर व्यक्ति निर्माण करना। तो वो निर्माण करने का कार्य संघ के अनेकों संगठन कर रहे हैं, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम हो, चाहे ABVP हो, चाहे हमारा भारतीय मजदूर संघ हो। वो सारा लाभ देश के लिए मिले और हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति और हिंदुओं के लिए एक हिंदुस्तान, हमारी भारत की भूमि और हमारे सनातन धर्म को जो आज राम मंदिर भव्य निर्माण हुआ है, उसमें भी संघ के कार्यकर्ताओं का बलिदान है, हमारी पूरी देश की जनता का बलिदान। और संघ हर व्यक्ति में आना चाहिए। अपने देश में राष्ट्रभक्ति में, अगर हमने अपने देश की राष्ट्रभक्ति करनी है, देश को आगे लेके जाना है, तो हर व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक है। तो ये आप मान के चलिए। बहुत बड़ी बात। लेकिन संघ के लिए ही मुझे दुख तब होता है जब वीर सावरकर जी के बारे में कांग्रेस के महाराज राहुल गांधी जी ऐसी प्रतिक्रियाएं दे देते हैं और मुझे नहीं लगता वो वीर सावरकर के बारे में कुछ जानते भी होंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए क्या नसीहत देंगे? वहीं दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देश को बदलते हुए देख रहे हैं? आदरणीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी इस स्वर्णीय काल में आए जब देश में हाहाकार मचा हुआ था। देश के लोग ये सोच रहे थे कि अब देश को बचाने के लिए कौन आएगा। तो इस प्रभु की लीला देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से इस देश की सेवा करने का मौका आदरणीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी को मिला जी। अब जानते हैं कि एक परिवार है जो परिवारवाद से ग्रस्त है, वो अपने लिए ही राजनीति कर रहा है।
और एक ऐसा देश का सूरवीर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। वो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने भाई भतीजावाद के लिए नहीं, केवल एक ध्येय, मेरा देश सर्वोपरि है। बहुत जब वो जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने सबसे पहले उस द्वाठन को माथा लगाया कि मुझे इतना बड़ा कार्य भगवान ने करने का मौका दिया। इससे बड़ा सौभाग्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ से आज देश आगे बढ़ रहा है, देश ताकतवर हुआ है, 370 धारा टूटी है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आज हमारी सरहदें मजबूत हुई हैं, पाकिस्तान भी डर रहा है, अनेकों देशों में हमारा आज डंका बज रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भगवान ने दिया है। ये उनके पुनर्जन्मों के कर्म है जी जी। और उसके लिए अपने संगठन के लिए, ये संगठन में वो विस्तारक के रूप में आए, प्रचारक के रूप में आए, संगठन रूप मंत्री के रूप में आए। उस संगठन की ताकत देखिए, उन प्रचारकों का अपना आशीर्वाद देखिए जिनके बल पर आज देश आगे बढ़ रहा है। ये सारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही चाहता है, मेरा देश आगे बढ़े। मोदी जी भी कहते हैं मेरा देश आगे बढ़े, मेरा नौजवान ताकतवर हो, मेरे देश के हर व्यक्ति भ्रष्टाचार से मुक्त हो, देश में हर व्यक्ति को 3 टाइम खाना मिले, उनको काम मिले। ये इस देश से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने ही परिवार को पालना चाहती है। आज जो हालात भगवान ने उनके बनाए हैं ये उनके कर्मों का फल है। लेकिन राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आप देखते हैं कि भविष्य में कोई ऐसा अवसर उनको प्राप्त हो सकता है, कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो? ऐसा है जी कि जब कार सेवकों पर गोली चली जी तो आज वो पार्टी कहाँ है जी बिल्कुल। और जब गौ माता के ऊपर जो धरना दे रहे थे हमारे कितने संत जोगी, उन पर भी गोली चली तो तभी वही कांग्रेस थी। जी तो मुकेश जी, सबको कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सोचने में तो मैं भी चाहता हूं प्रधानमंत्री बनूं, जी परंतु अंदर कर्मों का वो भंडार भी होना चाहिए जो पिछले जन्म में कमाया है। वो जो कमाई थी इनकी खत्म हो चुकी है। अब तो ये केवल अपने वो कर्मों के जो गलत कर्म करके जो इन्होंने इतनी लंबी सत्ता ली है उसका कहते हैं फल भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। ये भगवान की लीला है, प्रभु बैठा है, सबका निवारण करता है। अब तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक गलती ऐसी नहीं की जिसके कारण उनके कर्मों में मारी सी भी खरोच आई हो। जी उन्होंने अपने कर्मों को सेवा भाव से काम किया। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक बनकर काम किया है और प्रधान सेवक बनकर काम किया है तभी देश आगे बढ़। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आपने इशारों में बहुत कुछ बोल दिया है। राजेश ठाकुर जी, हर मुद्दे पे बातचीत हो चुकी है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है मैं जब भी आपसे वार्तालाप करता हूं। यकीन मानिए, अपने लिए चाहने वाले बहुत सारे लोग, जितने भी राजनीतिज्ञ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी आते हैं, कहीं ना कहीं ये अभिलाषा उभर के आ ही जाती है कि मुझे ये बनना है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जब आपको मैं देखता हूं या आपसे बात होती है, ये कोई मैं ऐसे ही आपकी कोरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। प्रकाश राणा जी भी आए थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, मेरे पिछले इंटरव्यू में आपने देखा होगा, मैंने उनको भी साधुवाद दिया था कि आपने जो कदम हिमाचल प्रदेश को बचाने के लिए उठाया है और इतना बड़ा बलिदान दिया है, अपना सारा जितना वेतनमान है वो भी छोड़ दिया है और कहा है कि जब तक हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से नहीं उभरता है तब तक मैं सैलरी नहीं लूंगा। अच्छा, जाते जाते इस पे भी आप जो है एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। आप इस कदम को प्रकाश राणा जी को कैसे देखते हैं? प्रकाश राणा जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और ये अंदर दम चाहिए निर्णय लेने के लिए, पैसा कोई नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और जब कोरोना आया था तो तब हमने भी अपनी तनख्वाह छोड़ दी थी 2 साल की। जी, बहुत शायद आपको ये पता नहीं। बहुत नहीं, और मुझे मैं इसके बारे में पता नहीं था। अच्छी बात है, मैंने अपने दर्शकों को बताई। जी 2 साल जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, कोरोना में मैंने भी तनख्वाह छोड़ दी थी। आदरणीय ये हमारे मुख्यमंत्री जो आज प्रदेश को देख रहे हैं, इन्होंने भी तनख्वाह छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेस की है। जी और जी, जी। ये हमने तनख्वाह अपनी छोड़ दी थी। और एक सिंघा जी थे, मेरे को याद नहीं है, हाँ, तीसरे शायद विधायक सिंघा वो जी ने थे। हाँ, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, सिंघा जी ने भी छोड़ी थी शायद। 3 विधायक थे हमने जिन्होंने अपनी तनख्वाह ही छोड़ दी थी। तनख्वाह तब लेंगे जब कोरोना खत्म होगा। जी, और जी, एक मैं छोटा सा प्रसंग आपको सुना दूं। जी बिल्कुल, नेताओं के बारे आज धारणा चेंज इसलिए हुई कि देश के
एक लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं जो कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल मैं आदमी छोटी सी एक प्रसंग सुनाता हूँ। मैं विधायक था। बिल्कुल नहीं, आप समय है तो आप बिल्कुल, मुझे तो मजा आएगा, हमारे दर्शकों को भी मजा आ रहा होगा इंटरव्यू का। मैं ना प्रयागराज का जो पिछला कुंभ था, ये अभी का कुंभ गया ना, पिछला कुंभ हुआ था, मैं कुंभ नहाने गया, मेरी पत्नी मेरे साथ थी जी। हम कुंभ में स्नान करके निकले तो मेरे पास विधायक का वो जो होता है आपको पता जी अपना वो मैंने स्टिकर साथ ले गया था, कहीं काम पड़ जाए तो चलो। ट्रेन की टिकटें थी, जो वापसी में आए तो ट्रेन 6 घंटे लेट होगी। अच्छा। मैंने एक छोटा सा होटल था जी। तो मैं उस होटल में चढ़ा, होटल में गया ऊपर, होटल में ऊपर जाकर मैंने कमरा मांगा जी। उसने कहा कि 1500 रुपए लेंगे। कमरा दिखाया, छोटा सा कमरा था जी। मैंने अपने आइडेंटिफाई के लिए वो अपना एमएलए का स्टिकर उसके आगे रख दिया जी। उसने मेरे स्टिकर को ऐसे देखा फिर ऐसे देखा। अच्छा। और मुझे क्या बोलता है देखिए, कहता है लगता है आपके हाथ माल कम लगा है विधायक बनने के बाद। अच्छा, तभी मतलब आप इस छोटे से होटल में आए हैं। हाँ, तो तभी आप छोटे से होटल में आया। मैं कहा भाई साहब आपको कैसे निर्णय लगा कि मेरे पास माल लगा नहीं लगा जी। कहता भाई साहब यहाँ विधायक आते हैं जी, पहले 5 स्टार बुक होता है, बिल्कुल, फिर उनके लिए कमरों की व्यवस्था होती है, फिर वो कुंभ नहाने जाते हैं। आप विधायक हैं और आप इस छोटे से होटल में आ रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि माल शाल कम लगा। ये धारणा इस देश में नेताओं की बननी थी, बिल्कुल, जिसको तोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इसके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अंत में जाते जाते आवाज भारतवर्ष के प्लेटफॉर्म से ही पहला संदेश गगरेट की जनता के नाम आप क्या देना चाहेंगे, वहीं दूसरा संदेश पूरे देश की जनता के नाम आप क्या देना चाहेंगे? मैं गगरेट की जनता को यही संदेश देता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां किछ दुख भागवते। सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबके काम सब अपना कारोबार करते रहे और सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। और जो सेवा का मौका हमें मिला, आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए गगरेट की जनता का भाग्य होगा। जो गगरेट की जनता चाहेगी वही होगा। बहुत बड़ी बात, बहुत देश के लिए और देश में तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना पूरा जीवन खप चुका है इस देश को आगे बढ़ाने में। भगवान उनको शरीर के अंदर इतनी ताकत और दे कि हमारे देश का मार्गदर्शन वो अपने तंदुरुस्त शरीर से और 10-15 साल करते रहे और हम सबके भी उम्र उनको लग जाए, क्योंकि हमें ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए था जो इस देश को आगे लेके जाता। इसमें मेरे को क्या मिला, तेरे को क्या मिला, वो धारणा नहीं, मेरे देश को क्या मिला। उसके देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है वो शायद किसी भी बात से कम नहीं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात ठाकुर साहब। आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम साक्षात मुकेश के साथ में आए और आपने इतना महत्वपूर्ण, ना केवल आपने बातें करी बल्कि गगरेट की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी अंत में जाते जाते संदेश दिया, भाई संघ के बारे में भी लोगों को बताया। और मुझे लगता है ये बहुत ही प्रेरणादायी इंटरव्यू है, क्योंकि मैंने अपने दर्शकों से वादा किया था कि साक्षात में ऐसे ही लोग आएंगे, चाहे वो आपको देखने के लिए छोटे नेता लगते हो लेकिन जिनकी सोच बहुत ऊंची। और आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं जब आप जनता के सामने आ रहे हैं और इस तरीके से आपने बड़े ही निर्भीक बेबाक होकर अपने विचार रखे हैं और जिस तरीके से आपके अंदर सेवा भाव है और आप 24 घंटे समाज सेवा में जुटे रहते हैं। हमारे पास भी खबरें पहुंचती रहती हैं, इसके लिए मेरे पास शब्द ही समाप्त हो जाते हैं। मैं कोई आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप कार्यक्रम पे आए हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं, मैं आपके बारे में, हमारी टीम जो है वो आपको लगातार देख रही है, आपके कामों को भी देख रही है और यकीन मानिए साधुवाद है आप जैसे लोगों को। और हिमाचल प्रदेश अगर बचा हुआ है तो आप जैसे लोगों की बदौलत, उनके सेवा भाव की बदौलत ही बचा हुआ है, नहीं तो हिमाचल प्रदेश को भी बेचने में कुछ नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं तमाम पार्टियों के नेता वो हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपकी कुछ मजबूरियां होंगी, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं तो यहां बैठ के बोल देता हूं। लेकिन अच्छा लगा आपने समय दिया और आपने इतने बेबाक तरीके से अपनी तमाम सवालों के उत्तर भी दिए, प्रश्नों के उत्तर दिए और जनता के लिए भी संदेश दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे
इस इंटरव्यू में जोड़ा और आपका चैनल जो सच्चाई दुनिया को दिखाता रहे, जी जो अच्छा कार्य करता है उसकी अच्छाई दिखाता रहे। आज मुकेश जी हालात ये हैं कि मैं आपको सच्चाई बोलने वाला हूं जी कि आपके भी जो आपका कार्य क्षेत्र है इसमें भी हालात इतने गिर चुके हैं कि उसकी भी मैं बात कम करना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप साफ बोल रहे हैं और मैं इस चीज को ठाकुर साहब स्वीकार कर रहा हूं। वक्त के पत्रकारिता साथ-साथ जो जो है हमारे पत्रकारों की भी टोली जो है वो उस तरीके से आपकी बंट गई है, क्योंकि सबको मलाई में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। पत्रकारिता और ये नेतागिरी जी दोनों पर जो इल्जाम लगते हैं वो इल्जाम क्यों लग रहे हैं वो आप सब समझते हैं। बिल्कुल। पत्रकार निर्भीक होना चाहिए। पत्रकार देश की व्यवस्था को, चाहे जे मेरे से बुरा काम हो जाए तो मेरे को भी नंगा करो बिल्कुल और जिससे हो जाए उसको नंगा करो, ताकि जनता जागरूक हो जाए। हम इस देश को, अपने इस राष्ट्र को, अपनी इस भारत माता को कहां तक लेके जाना चाहते हैं। ये उन लोगों की कुर्बानियां देखिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया। अपनी जीवन में कोई भी अपना सुख कार्य शरीर के लिए नहीं किया, शादी नहीं की, ब्याह नहीं किया, परिवार नहीं पाला, केवल थे मात्र एक मेरा देश, मेरी भारत की भूमि सर्वप्रथम है। इस देश को वैभव तक लेके जाना, इस देश को हमने राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना जीवन खपा दिया। उन लोगों के लिए मैं फिर उनकी श्रद्धांजलि देता हूं जिन लोग आज हमारे बीच कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ चले भी गए। और ये देश मेरा आगे बढ़ना चाहिए। देश के प्रति आप राष्ट्र भावना होनी चाहिए। ये भावना तभी जगेगी, आने वाली पीढ़ी हमारी तभी सतर्क होगी अगर हम पत्रकारिता में उनको भी प्रेरणा देंगे। नहीं तो आने वाला समय अगर जैसे आ रहा है, जो नौजवान पीढ़ी अगर उनका निर्माण नहीं हुआ, उनके गुणों का निर्माण नहीं हुआ, तो देश का हालात क्या होने वाले हैं आप सब समझते हैं। हम आए हैं चंद दिन के लिए, किराएदार हैं, हमें कितने दिन बुलावा आ जाए, कब चले जाएंगे ये किसी को नहीं पता होगा, परंतु जितने दिन रहे हम इस देश, इस वीर भूमि में अपने आप को खपाते रहें, इस राष्ट्र निर्माण में अपने जीवन को लगाते रहें, जिससे हमारे देश को लाभ मिले, हमारे राष्ट्र को लाभ मिले। धन्यवाद मुकेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। आपका भी, आपको उज्जवल भविष्य के लिए जो है वो अनंत शुभकामनाएं आवाज भारतवर्ष जो है वो प्रेषित करता है। और मुझे आशा है आपकी पार्टी भी, हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, हाईकमान भी इस इंटरव्यू को देखे। और यकीन मानिए आप प्रेरणा है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, और जिस तरीके से आप सेवा भाव से आगे बढ़े हैं, माता रानी से प्रार्थना यही है कि आप निरंतर उसी भाव से काम करते रहें। हाँ, कहीं अपने उद्देश्य में भटकते हुए दिखे तो शायद आवाज भारतवर्ष ही पहला प्लेटफॉर्म होगा जो आपको टोकेगा भी, रोकेगा भी और झोंकेगा भी। वहीं अगर आपको हम कहीं अपने लक्ष्य से भटकते हुए दिखे तो आप भी हमें उसी भावना से टोकिएगा और ये अपनापन हमारे बीच में रहेगा, तो मुझे पता है हिमाचल प्रदेश उस बुलंदियों को फिर से छुएगा जो हिमाचल प्रदेश हकदार है जिस चीज का। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से मैं यही मांग करता हूं कि आपका चैनल बहुत अच्छे तरीके से इस देश के निर्माण में लगे। धन्यवाद मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। तो ये थे राजेश ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के। और जिस तरीके से आवाज भारतवर्ष के निशाने पर आज राजेश ठाकुर आए और हमने बड़े ही बेबाक तरीके से उनसे सवाल पूछे और उन्होंने उसके जवाब दिए, उन प्रश्नों, तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए। अब आप उनके उत्तरों से क्या राय रखते हैं या कितना इत्तेफाक रखते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको आज का साक्षात मुकेश के साथ का ये एपिसोड कैसा लगा। और पुनः प्रयास करेंगे अगली बार किसी ऐसी ही दूसरी हस्ती को आप सबके समक्ष लाने का, उनसे कड़े सवाल पूछने का, और उनके जवाब किस तरीके से आते हैं वो भी आपको बताएंगे। हालांकि आपको भी पता है आवाज भारतवर्ष पर आने से पहले नेता 100 बार सोचता है, क्योंकि उनको पता है कि मुकेश क्या पूछ लेगा, कुछ पता नहीं। और यहां पर यही आवाज भारतवर्ष का प्रयास है कि नेता से सीधी बात होगी, आंखों में आंखें डाल के बात होगी, और जिस नेता के अंदर जमीर जिंदा होगा वही आएगा। लेकिन जिन नेताओं ने आत्मा बेच खाई हो उनको आवाज भारतवर्ष के प्लेटफॉर्म पे आना तो दूर की बात, अगर हम इनवाइट भी करते हैं तो घबराहट हो जाती है।
और जो इनवाइट का मैसेज भेजा होता है उसका भी उत्तर नहीं आता, आप समझ सकते हैं। और उसका सबूत हमारे पास है। मैं किसी नेता को बेनकाब नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम नेताओं से हमने प्रयास किया था पिछले हफ्ते, इसलिए आप सबके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि कोई नेता आकर के ही राजी नहीं। अब क्यों नहीं आते हैं वो भगवान जाने, या आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम अपने प्रयास को फिर भी नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि आवाज भारतवर्ष के प्लेटफॉर्म पे जो भी नेता आए वो बड़ी साफ गोई के साथ हमारे प्रत्येक प्रश्न का सामना भी करे और उसका उत्तर भी दे। बहरहाल जाते जाते आप सबसे फिर वही विनम्र निवेदन कि आपने अभी तक भी आवाज भारतवर्ष को अगर सब्सक्राइब हमारे चैनल को YouTube पे नहीं किया है तो तुरंत जाइएगा, आवाज भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम लाइव जाएं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वहीं अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, आप हमसे जुड़े। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर होगी किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात और होगा साक्षात मुकेश के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।